देखिए, आज देश के लिए अहम दिन है। आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन दिए जाने की शुरुआत हुई। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 138 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दिया जाना आसान नहीं था। आज जब कोरोना की तीसरी लहर फैली हुई है, उसमें टीकाकरण गंभीर बीमारी को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 को। हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि अब तक कितनी वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है 157 करोड़ लोगों को। अब तक एक भी टीका नहीं लगा, ऐसी आबादी है 8%। साथ ही अब तक दोनों टीके नहीं लगे, ऐसी आबादी है 31%। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें, ये आंकड़े हम 15+ में बता रहे हैं, यानी 15+ के जो उम्र के लोग हैं जिनको टीका दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही अब बच्चों की भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन ओमिक्रॉन की दस्तक भी देश में हो चुकी है। तो पिछले 1 साल के वैक्सीनेशन के पड़ाव को अब आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो 18+ की 95 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई जानी थी। अब तक 87 करोड़ को पहली डोज लगाई जा चुकी है, यानी करीब 92% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। दूसरी डोज की बात करें तो करीब 65 करोड़ की आबादी को दोनों ही डोजेज लग चुकी है, यानी करीब 69% आबादी को दोनों ही डोज लग चुकी हैं। 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसका काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ। अब तक 3.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि पहली डोज लगाई जा चुकी है, करीब 41%। इन बच्चों को दूसरी डोज लगाया जाना अभी बाकी है। बीते सोमवार से ही बूस्टर डोज लगना भी शुरू हुआ है। करीब 3 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है, जिसमें से 38 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है, यानी करीब 13% को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार हम देख लें तो दिखेगा कि कैसे भारत की वैक्सीनेशन ने रफ्तार दरअसल पकड़ी है। 0 यानी 0 से 50 करोड़ डोजेस 203 दिन में लगाए गए। साथ ही 50 से 100 करोड़ डोजेस, ये आंकड़ा 75 दिन में क्रॉस किया गया। साथ ही 100 से 150 करोड़ का आंकड़ा डोजेस का 82 दिन लगे इसे पूरा करने में। तो देखिए, साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी भी वैक्सीनेशन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि तीसरी लहर भी अब भारत में आ चुकी है, दस्तक हो चुका है। ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन अगर हमें कोरोना के खतरे से बचना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, अनिवार्य है। तो साल भर हो चुका है, लेकिन देश अभी भी 100% वैक्सीनेशन से बहुत दूर है। ऐसे में सवाल है कि कब तक लगेगा 100% आबादी को टीका। तो 15+ की कुल आबादी है 103 करोड़, जिसमें से करीब 90 करोड़ को पहली डोज लगी है, करीब 65 करोड़ को दूसरी डोज लगी है। इसके मायने ये है कि करीब 12 करोड़ 38 लाख की 15+ की आबादी को पहली डोज लगनी बाकी है। तो 15+ की 103 करोड़ को पहला टीका लग चुका है। 90.62 करोड़ को अब तक टीका लग चुका है। 12.38 करोड़ को पहला टीका लगना बाकी है। तो औसतन 25.36 लाख को रोजाना टीका लग रहा है। कितना वक्त लगेगा? 49 दिन और लगेंगे अब तक 100% टीका करने में। 15+ की अगर बात की जाए तो अब तक लगा है 65.15 करोड़। ये रफ्तार हम आपको बता रहे हैं। तो 37.85 करोड़ को लगनी बाकी है डोज। देखिए, देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर पिछले तकरीबन 15 दिनों से जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जमकर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के बागेश्वर और तीसरी जोशीमठ इलाके की है। शिमला में बर्फबारी के बाद घरों की छत से लेकर सड़क तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग मौसम में जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, कैद रहने को मजबूर हैं। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी हो गई है।
दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली की हवा में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। ऐसे में रैन बसेरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये इस सीजन का अधिकतम तापमान का सबसे निचला स्तर है, यानी दिन में तापमान कम बना हुआ है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली वासियों को कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कोहरा देखने को मिलेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें सबसे बड़ी खबर थी सीएम योगी की अयोध्या नहीं बल्कि गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया जाना। अब इसी बात पर एसपी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बाबा और बबुआ कहते हुए दिलचस्प जुबानी जंग चल रही है। खुद सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच ये जुबानी जंग क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बधाई। जनता से पहले उन्होंने उन्हें घर भेज दिया और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ? तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। चुनावी माहौल में यूपी की राजनीति बाबा बनाम बबुआ पर आ गई है। अखिलेश के लगातार बाबा वाले तंज का सीएम योगी ने बबुआ से जवाब दिया है। दोनों नेताओं के बीच ये दिलचस्प जुबानी जंग छिड़ी है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आने के बाद, जिसमें योगी आदित्यनाथ को अयोध्या नहीं बल्कि गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया गया और इसी गोरखपुर के नाम पर दोनों नेताओं के बीच गदर मच गया। अखिलेश के हमले का सीएम योगी के ऑफिस से ट्विटर के जरिए जवाब आया। भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है। पहले वो कह रहे थे यहाँ से लड़ेंगे, फिर वहाँ से लड़ेंगे, इस विधानसभा से लड़ेंगे, उस विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन जनता इन्हें पहुँचाती उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुँचा दिया। सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ? तुम तो न घर के रहोगे न घाट के। समाजवादी पार्टी का हमला तो होना ही था। नए राजनीतिक स्टाइल में ये तो तय था कि योगी अयोध्या से लड़ते या गोरखपुर से, अखिलेश के निशाने पर रहते। सीएम अगर अयोध्या से लड़ते तो कहा जाता घर में भी जीत का भरोसा नहीं रहा और अब अयोध्या छोड़ने पर ये हमलावर अंदाज। भारतीय जनता पार्टी को बधाई। जनता से पहले उन्होंने उन्हें घर भेज दिया। अखिलेश अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये तक कह रहे हैं कि गोरखपुर में भी सीएम योगी के लिए जीत आसान नहीं होगी। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी मेट्रो क्यों नहीं बनी, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों है, गोरखपुर की जनता पूछेगी जानवर क्यों घूम रहे हैं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बन पाया। लेकिन गोरखपुर पहुंचे खुद सीएम योगी ने अखिलेश के हमले का जवाब भी दिया है। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत और लखनऊ की गद्दी के लिए प्रचंड बहुमत हासिल करने का दावा किया। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर
बनाएगी। अयोध्या छोड़ गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए योगी अखिलेश यादव के निशाने पर। तो बीजेपी अब अखिलेश को इस बात की चुनौती दे रही है कि खुद अखिलेश चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। वो जीतेंगे तो है ही है, मगर उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की दोनों मिलकर सरकार भी बनवाएंगे। अखिलेश जी खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, अपने गढ़ से भी लड़ेंगे जिसको वो गढ़ मानते हैं, वहां से भी उनका सुपड़ा साफ होएगा। बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी करने के बाद सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या यूपी की तरह पंजाब में लड़कियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि 86 में से सिर्फ 8 महिलाएं ही उम्मीदवार है, यानी 10% के आसपास। सवाल है यूपी की तरह पंजाब में 40% क्यों नहीं। हालांकि पंजाब में भी कांग्रेस ने नया प्रयोग किया है, एक परिवार एक टिकट। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट में ही अपने दोनों बड़े चेहरों की सीट का ऐलान कर दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अमृतसर पूर्व से चुनावी मैदान में होंगे। आपसी मनमुटाव की खबरों के बावजूद इन दोनों ही नेताओं पर कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने का दारोमदार है। दोनों एकजुट होकर कांग्रेस के लिए कितना काम करेंगे, उसका नतीजा क्या आएगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि इन दोनों नेताओं के अपने ही क्षेत्र में जनता इनके बारे में क्या राय रखती है। सबसे पहले बात सिद्धू की सीट अमृतसर पूर्व की। चुनाव जीतने को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले सिद्धू साहब के लिए उनके क्षेत्र के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू तो है तो ठीक है, कहते ही बहुत कुछ है, लेकिन जो नशे का मुद्दा है पंजाब में वो किसी से हल नहीं होता। जो सभी लीडर आपको अपनी बातें बताते हैं, थोड़ा सा ड्रामा कर देते हैं, किसी को पकड़ ले कभी किसी को पकड़ ले, लेकिन मुद्दे पे नहीं जाते। अब की बार आम पार्टी को सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिद्धू जी बंदे तो बहुत अच्छे हैं, पर उनका ज्यादा बोलने वाला काम उनको खराब कर देगा, इसलिए माहौल आम आदमी पार्टी का बन रहा है, इनके हल्के का ही। इस बार उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि 5 साल तो आए नहीं इधर, कोई काम तो किया नहीं, कोई काम तो हुआ नहीं इधर। उन्होंने इस बार कोई काम नहीं किया इस हल्के से, और ना ही उनको इस बार इस सीट से लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इधर के एरिया की छोड़िए, जोड़ा फाटक में इतनी ट्रैफिक है, इतना गंद पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने। बदलाव चाहते बदलाव आवे ते ऐसा झाड़ू वाले आउन। अमृतसर पूर्व के बाद अब सीएम चन्नी के क्षेत्र में वोटरों के मन को टटोलने की बारी थी। चरणजीत चन्नी ने कुछ काम तो किया नहीं यार, तो उसको कैसे हम समझे अच्छा है कि माड़ा है, उसको आप ही समझ सकते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से टिकट दी है, लगता है कि अब जीत पाएंगे। अब उसकी नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, तो फिर हाँ कुछ उम्मीद है कि आम आदमी। देखिए चन्नी जी शुरू से स्ट्रांग रहे हैं, और मरिंडा शहर हमारा ज़्यादातर कांग्रेसी शहर है ये, लेकिन फिर भी इस बार उन्हें काफ़ी टफ मुकाबला मिलेगा। आम आदमी पार्टी के तो डॉक्टर चरणजीत है, उनको भी टिकट अनाउंस हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है मतलब मोरिंडे के लिए, सो मुझे लगता है कि हाँ कि एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है उनमें कि हाँ वो जीतेंगे आगे। सर मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि वो आ भी सकते और आ भी नहीं सकते, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जो बहुत सारे पेंडिंग भी हैं। जीत पाएंगे नहीं, जीत चुके हैं, वो टिकट लेने से ही पहले जीत चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने हलके का क्षेत्र का विकास ही इतना किया है, हर काम को उन्होंने बखूबी ढंग से निभाया है। यानी चन्नी के लिए भी चमकौर साहिब में मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। तो सवाल है कि जब कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं की लोकप्रियता खुद उनके ही क्षेत्र में कम होती दिख रही है, तो फिर पूरा पंजाब जीतने का सपना कैसे पूरा होगा। और इस बार तो आम आदमी पार्टी से भी कड़ा मुकाबला मिल रहा है। विराट कोहली की हम बात करते हैं, जिन्होंने खुद ट्वीट करके टेस्ट कप्तानी छोड़ने की जानकारी दी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये फैसला इतना सीधा सीधा नहीं है। सवाल ये कि विराट ने कप्तानी छोड़ी या छोड़ने के लिए उन पर कोई दबाव था। मैदान पर जिस आक्रामकता के लिए विराट कोहली मशहूर हैं, उससे उलट चुपचाप एक पोस्ट के जरिए कोहली ने टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले का ऐलान कर दिया। विराट ने अपने पोस्ट में लिखा, एक मुकाम पर आकर सबको ठहरना होता है, और मेरे लिए बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान यह वही मुकाम है। इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रयासों या विश्वासों में कभी कमी नहीं रही।
पिछले 7 साल लगातार कड़ी मेहनत, अथक प्रयासों और दृढ़ता से टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा अपनी ओर से 120% देने पर भरोसा किया है और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे वह सही नहीं लगता। मेरे दिल में एकदम साफ है और मैं अपनी टीम के प्रति बेईमान नहीं हो सकता। विराट ने अपनी पोस्ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच रवि शास्त्री का आभार जताया। विराट पहले ही वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ चुके। कप्तानी छोड़ने के फैसले पर उस वक्त भी विवाद हुआ था। अब जब विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया तो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। विराट कोहली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से फोन पर बात की और कप्तानी छोड़ने की इच्छा जताई, जिस पर सौरव गांगुली ने मना नहीं किया। विराट ने बीसीसीआई के सचिव जय शाह से भी फोन पर बात की और इसके बाद ही विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया। सवाल यह है कि अब कप्तानी किसको सौंपी जाएगी। वनडे और T20 में विराट की जगह कप्तान बने रोहित शर्मा या फिर KL राहुल। सूत्रों की माने तो बीसीसीआई ने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी रोहित को सौंपने का मन बना लिया है। बीसीसीआई सूत्रों से हमें जानकारी ये मिली है कि रोहित शर्मा ही इसके आगे टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान होंगे। इससे पहले चोटिल होने की वजह से रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इसके आगे जब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के कप्तान होंगे और विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में रोहित की कप्तानी में क्रिकेट खेलेंगे। जब T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट कोहली ने बीसीसीआई से सफेद गेंद वाले फॉर्मेट की कप्तानी ली थी तो तर्क दिया गया था कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान की रवायत को बदलना है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फैसला सिर्फ विराट को किनारे करने के लिए ही था। आंकड़ों की बात करें तो विराट भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। विराट ने कुल 68 में से 40 टेस्ट बतौर कप्तान जीते हैं। वहीं धोनी ने बतौर कप्तान 60 में से 27 टेस्ट जीते हैं, जबकि गांगुली ने 49 में से 21 टेस्ट बतौर कप्तान जीते हैं। विराट की कप्तानी में भारत ने एक भी घरेलू टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई। घरेलू पिच पर विराट का रिकॉर्ड 11 सीरीज में 11 जीत का है। विराट की ही कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जीती है। ये भी वक्त की ही बात है। जो कोहली एक समय हिंदुस्तानी क्रिकेट के सबसे विराट योद्धा लगते थे, अब कप्तानी छोड़ने के साथ ही उनके भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। कुंतल चक्रवर्ती की रिपोर्ट। तो विराट के इस्तीफे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विराट के इस्तीफे पर सौरव गांगुली ने ट्वीट करके लिखा है कि इस्तीफा देने का फैसला विराट का निजी फैसला है। सौरव गांगुली ने ट्वीट करके लिखा, विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने तेजी से प्रगति की। विराट का निर्णय व्यक्तिगत है, बीसीसीआई इसका बहुत सम्मान करता है। विराट भविष्य में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। विराट एक महान खिलाड़ी हैं। तो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का ये ट्वीट। नोएडा में रिश्वत लेने के आरोप में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के मार्केटिंग विभाग के निदेशक रंगनाथन के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिल चुकी है। रंगनाथन से भी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच हरिद्वार में एसटीएफ ने छापेमारी कर 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 4 करोड़ 47 लाख रुपए के नोट बरामद किए गए और दिलचस्प बात ये कि सभी पुराने वाले 500 और 1000 के नोट हैं। ये नोट नोटबंदी के दौरान बंद हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार पुराने नोटों की इतनी बड़ी तादाद इन लोगों के पास आई कहां से और इन पैसों से क्या करने का पूरा प्लान था। एसटीएफ की टीम गिरफ्तार आरोपियों से इसी को लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का साल पूरा हो गया है। आज कोरोना वैक्सीनेशन को 1 साल पूरा हुआ। 16 जनवरी 2021 से आज ही के दिन शुरू हुआ था वैक्सीनेशन अभियान। तो आज पूरा 1 साल पूरा हो चुका है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का ये पूरा अभियान। अब तक 157 करोड़ टीके लगाए गए हैं। आज कोविड-19 टीकाकरण पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद दिया है। तो आज के दिन डाक टिकट जारी किया जाएगा।
तो आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की भी शुरुआत हुई थी। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन दिए जाने की शुरुआत की गई। उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 138 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दिया जाना आसान नहीं था। आज जब कोरोना की तीसरी लहर फैली हुई है, उसमें टीकाकरण गंभीर बीमारी को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। देखिए, देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 को। अब तक वैक्सीन की दी जा चुकी है 157 करोड़ डोजेस। अब तक एक भी टीका नहीं लगा, ऐसी आबादी है 8%। साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि अब तक दोनों टीके नहीं लगे, ऐसी आबादी भारत में है 31%। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भी 31% आबादी ऐसी है जिन्हें दोनों टीके नहीं लगे हैं। ये आंकड़े हम 15+ में बता रहे हैं, जिनको टीका दिए जाने की शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। चलिए, तो हम वैक्सीनेशन किस तरीके से पूरा अभियान आगे बढ़ा है वो ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों की अगर रफ्तार की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार हम देख लें तो देखिएगा कि कैसे भारत की वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है। बताते हैं आपको, 0 से 50 करोड़ डोजेज जो लगाई गई उनमें 203 दिन लगे। 50 से 100 करोड़ डोजेज 75 दिन लगे। 100 से 150 करोड़ डोजेज 82 दिन इसमें लगे। और अब जरा देखें कि कैसे भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में शामिल है। दुनिया के विकसित देशों की तुलना करके अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, भारत बनाम ब्रिटेन की तुलना अगर करें तो ब्रिटेन में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 13 करोड़ 61 लाख, जबकि भारत ने पिछले 19 दिन में टीके लगाए 14 करोड़ 15 लाख से ज्यादा। यानी जितना ब्रिटेन ने पूरे साल में टीके लगाए हैं, भारत ने उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए। इसी तरीके से दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से तुलना अगर भारत की करें तो अमेरिका में क्या है कुल आंकड़े, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52 करोड़ 56 लाख, जबकि भारत में कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीनेशन अब तक लगा चुका है। वैक्सीनेशन शुरू होने से लेकर अब तक कठिनाइयों के बाद भी भारत में तेजी से टीकाकरण हुआ है। अब हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बता रही है कि ये काम कितना मुश्किल था। ये रिपोर्ट देखिए, तो कितनी मुश्किलों भरा ये पूरा काम था। एक बड़ी चुनौती थी भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए। इसके अलावा कई इलाके ऐसे थे, कई लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट थी। वो वैक्सीन लगवाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का जज्बा और उसी के चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए, बता रही है रिपोर्ट कितनी मुश्किल आई। सुई से की मर रहा है, इसीलिए नहीं लिया। गाँव में कोई लमसम 15 को लमसम लिया बस। थोड़ा हमको काम है, थोड़ा आ रहे हैं। ये तो कहता है बाकी यहाँ 10 दिन या 15 दिन पहले हल्ला हुआ का कि वही ज्यादा मर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं लिया है। नहीं लेंगे तो बोल जोबरी काहे कर रहे हैं? कुछ हमको हो ले कि हम सुई ले लें, काहे के लिए सुई ले लेंगे? ना सुई तो हम ना लिए। अब जिए लगे नहीं चाह रहे हैं, अब जल्दी मरे लगे चाह रहे हैं। जो तबियत सही है तो क्या लगवाएं? हाँ, तो हमको नहीं लगवाना है। हम न लगवाएंगे इंजेक्शन, नहीं लगवाएंगे, नहीं मर्जी है नहीं भैया, हम न लगवाओ। हमें कोई तो कहा थी दिक्कत आ जाए टीका लगवाने से। उतारिए, नीचे आ जाओ। 18 साल की रीना पेड़ पर चढ़ गई। नीचे स्वास्थ्य कर्मियों की टीम समझाने में लगी है, लेकिन वैक्सीन का डर ऐसा कि रीना पेड़ से उतरने को तैयार नहीं। आखिरकार समझा बुझाकर रीना को पेड़ से उतारकर कोरोना का टीका लगाया गया। एमपी के छतरपुर जिले के मनगारी गांव की ये तस्वीरें स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें दिखा रही हैं। पूरे साल में ऐसी दर्जनों तस्वीरें सामने आई जहां बच्चे ही नहीं बुजुर्ग तक टीकाकरण से भागते नजर आए। कोरोना का टीका अवश्य लगवाइए। टीका लगाए, क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे टीका? हमारी मर्जी, हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। नहीं लेना है, हमको नहीं लेना है। हमको डर लगता है दीदी, हमको गोरो कर जाते ना, तम सैया नहीं लेते। हम न लगवाई, हम न लगवाई, हम मतलब मरने पर हमको दे दो। हम लोग कोरोना नहीं होगा,
जो एसी में रह रहा है उन लोगों को कोरोना होगा। इनको टीका दीजिए इनको। टीका क्यों लगाएंगे? हमारे पीछे काया पड़ेगा, मामू है, मामू के पीछे पड़ेगा। आपने लिया सुई? इधर देखिए दादा। अरे नहीं लेना आता। अरे बात हम कर रहे हैं ना कि नहीं लिया तो बात खत्म। हमको डर लगता है, आदमी बहुत मरा है इसलिए हमको डर लगता है, इसलिए। स्वास्थ्य कर्मियों के आगे किसी ने हाथ पैर जोड़े तो कोई भागता नजर आया। एबीपी न्यूज के कैमरे में भी कैद हुआ कि कैसे लोग टीका एक्सप्रेस गाड़ी के आते ही भागते नजर आए। तो कुछ लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को अफवाहों के वायरस से भी लड़ना पड़ा, जिसके चलते पीएम मोदी को देश को अफवाहों से सावधान करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से कर्व बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है, और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन हथियार है, उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क के प्रति भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है। ऐसे कितने ही दिन आए जब पूरी वैक्सीनेशन टीम गांव में बैठी रह गई और गिने चुने लोग ही टीका लगवाने पहुंचे। मुश्किल उठाकर भी स्वास्थ्यकर्मी असंभव से दिखने वाले मिशन में लगे रहे। बहते दरिया को पार कर, ऊंचे पथरीले पहाड़ को लांघकर, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने निकले ये देश के स्वास्थ्य विभाग के सिपाही हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नदियों के उफान के बीच डगमगाते लकड़ी के पुल पर जान खतरे में डालकर मकसद को पूरा किया। इसी तरह मुश्किल को लांघते हुए पहाड़ी इलाके में बसे झिरपानी गांव में लोगों को वैक्सीन लगाने स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे। एबीपी न्यूज जब सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग भी सुनता है। आज चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ा दी है। जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था तभी एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा था, उसका जवाब अब चुनाव आयोग ने दे दिया है। चुनाव आयोग ने आज फिजिकल रैलीज और रोड शो पर बैन की, उसको बढ़ा करके 22 जनवरी तक कर दिया है। यानी देखिए, एबीपी न्यूज भी लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि सिर्फ 15 जनवरी तक क्यों, क्या उसके आगे संक्रमण नहीं? फरवरी में पीक आनी है तो क्यों ना इसको आपने जो प्लेस किया है प्रोटोकॉल को उसको कंटिन्यू करें। ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना आप ज्योतिषी हैं, इसीलिए इसको रखा गया है कि वी विल मॉनिटर ऑन 15th बिकॉज सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक। जब एबीपी न्यूज कहता है तो चुनाव आयोग भी सुनता है। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह के परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंध लगी है। अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव और रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए मुलायम सिंह के परिवार में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और इनके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण, जिनके शामिल होने की अटकलें बहुत दिनों से चल रही थी, आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे, साथ ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा भी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। तो आज
मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव शामिल होंगी बीजेपी में। पिछले कई दिन से बीजेपी के कई विधायकों को, मंत्रियों को एसपी अपने में कुंबे में शामिल करती रही है। जो अंदाजे बयां अपर्णा यादव का रहा है वो लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करती रही। कभी अपने ससुर के बयान का हवाला दिया तो कभी जिस तरीके से प्रदेश में काम हुए उनका जिक्र करते हुए वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुकी हैं और आज बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। ये खबर मिल रही है। रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रणवीर, कितने बजे शामिल हो जाएंगे अपर्णा? जी देखिए, सुबह 10 बजे बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र सिंह मौजूद होंगे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और संभव है कि लखनऊ की कैंट सीट से वो चुनाव लड़े। और ये बीजेपी का एक काउंटर अटैक है कि जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व मंत्रियों और विधायकों को समाजवादी पार्टी ने शामिल कराया अपने यहाँ, उसी के जवाब में अब बीजेपी मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाने की तैयारी में आ गई है। जी रणवीर, लेकिन अगर शुरुआत से ही बात की जाए तो अपर्णा यादव तो समय समय पर ये जाहिर भी करती रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी की नीतियों से प्रभावित रही हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ करती रही हैं वो। देखिए, अपर्णा यादव की जो स्ट्रेटजी रही है वो हमेशा से एक बीच का रास्ता लेकर के वो चलती थी। वो खुल करके अपने परिवार के बारे में खिलाफ भी नहीं बोलती थी और बीजेपी की भी तारीफ कर देती थी। लास्ट टाइम अभी जब मैं उनसे मुलाकात किया था और जब उनसे पूछा था कि आपके राजनीतिक भविष्य क्या होगा तो उन्होंने कहा वही होगा जो मुलायम सिंह यादव तय करेंगे। और हमेशा से उन्होंने कहा है कि मेरे ससुर ही मेरी राजनीतिक दिशा और दशा तय करते हैं और उनके ही कहने के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी। तो फिलहाल अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगी और उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर चाहे गाय के मुद्दे पे हो चाहे हिंदुत्व के मुद्दे पर वो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ था और आज उसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगी। जी, और लखनऊ कैंट से उनका चुनाव लड़ना किस तरह से आप देख रहे हैं अगर सियासी गणित की बात की जाए तो? देखिए, लखनऊ कैंट एक ऐसी सीट है जिस सीट के लिए कई लोग दावेदारी कर रहे हैं और अपर्णा यादव के आने से उस दावेदारी में कहीं ना कहीं वो भारी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगी वो और देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को टिकट दे रही है तो वर्तमान विधायक या बाकी लोग जो मांग रहे हैं उनका क्या होगा। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी। तो आगामी चुनावों के लिए पार्टियां पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, लेकिन पांचों चुनावी राज्यों के लिए रैलियों और रोड शो पर लगी रोक अब 22 जनवरी तक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने ये नया आदेश जारी कर दिया है और साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए कोरोना काल में कई सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। इसी गाइडलाइंस को तोड़ने के आरोप में समाजवादी पार्टी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया। वजह है वहीं अखिलेश यादव की तथाकथित वर्चुअल रैली। अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम वर्चुअल रैली अब चुनाव आयोग के निशाने पर भी आ चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी भीड़ उमड़ने देने के लिए पहले तो पुलिस अफसरों पर गाज गिराई और अब सीधे पार्टी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। 14 जनवरी को लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हुई इस वर्चुअल रैली में हजारों की भीड़ जुटी थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी के महासचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी पर आदर्श आचार संहिता धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप। नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत मिली है। समाजवादी पार्टी को ये नोटिस भेजा गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर रोक लगा रखी है। पहले ये रोक 15 जनवरी तक थी, लेकिन अब कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए 22 जनवरी तक ये रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को बड़ी मीटिंग करने के बाद इससे जुड़ा आदेश जारी किया। चुनाव आयोग ने इस फैसले से पहले पांचों चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ चर्चा की। नए आदेश के मुताबिक अब चुनावी रैलियों पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी। राजनीतिक पार्टियों को इंडोर मीटिंग की इजाजत दी गई है। हॉल के भीतर 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही सभा करनी होगी। सभा में 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों और कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
देखिए, यूपी में प्रियंका की 40 वाली चाल उत्तराखंड में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की एक बड़ी महिला नेता ने पार्टी आलाकमान को धमकी दी है कि अगर टिकट में महिलाओं को कम से कम 20% हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो बीजेपी में चली जाएंगी। बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला नेताओं में ये सबसे बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपनी ही पार्टी से नाराज हो गई हैं और दो टूक कह रही हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी का दामन भी थाम सकती हैं। अंदर खाने से ये खबर भी है कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात भी कर चुकी है। हालांकि फिलहाल सरिता आर्य इस खबर से इनकार कर रही हैं, पर बीजेपी में जाने की बात को सीधे तौर पर नकार भी नहीं रही हैं। मुलाकात प्रहलाद जोशी जी से भी हुई तो आपने एक बयान भी दिया कि अगर वो टिकट देंगे तो मैं उनके पास चली जाऊंगी। तो इस ये हर कोई महिला स्वतंत्र है। अभी और कई महिलाएं मुझे धमकी दे रही हैं कि दीदी अगर हमें टिकट नहीं मिलता है, आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको ही टिकट नहीं मिल रहा है तो हमें कहां से आप टिकट दिलाएंगी। और आप हमें बताइए कि कितनी महिलाओं को टिकट मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि हम इस्तीफा देते हैं आपको। और हमें बताइए, क्योंकि हर महिला स्वतंत्र है और यही बयान मैंने भी दिया है कि भाई। सरिता अपने कार्यकर्ताओं के दम पर आलाकमान पर दबाव बना रही हैं। बता दें कि सरिता आर्य ने पिछला चुनाव नैनीताल सीट से लड़ा था। सरिता आर्य को 2017 में बीजेपी के संजीव आर्य ने शिकस्त दी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसलिए कांग्रेस के सामने नैनीताल में नाम फाइनल करना मुसीबत बन गया है। लेकिन सरिता आर्य भी अपनी मांग पर अड़ी हैं, क्योंकि 2012 चुनाव में सरिता इसी सीट पर चुनाव जीत चुकी हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में आई इस नई मुसीबत को कैसे निपटाती है। देहरादून से धमकी से दल बदल की सुगबुगाहट है तो वहीं चुनावी माहौल में टिकट मिल रहे हैं तो कट भी रहे हैं। नेता दल में आ रहे हैं तो जा भी रहे हैं। ऐसे में कार्टूनिस्ट इरफान ने किया है व्यंग्य। क्या व्यंग्य है, देखते हैं। जिंदगी चलने का नाम है, वैसे ही राजनीति बदलने का नाम है, चाहे वो चरित्र हो या हो पार्टी। फिलहाल कल बीजेपी के 80 मौजूदा विधायकों में से 20 के टिकट कट गए। जाहिर सी बात है कि उनमें से ज़्यादातर की गाड़ियां अब साइकिल पथ पर दौड़ चुकी होंगी। और पंजाब में क्या सियासी उठापटक है वो भी आपको बताते हैं। पंजाब में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी करने के बाद सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या यूपी की तरह पंजाब में लड़कियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि 86 में से सिर्फ 8 महिलाएं ही उम्मीदवार बनाई गई हैं, यानी 10% के आसपास। हालांकि पंजाब में भी कांग्रेस ने नया प्रयोग शुरू किया है, एक परिवार एक टिकट। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट में ही अपने दोनों बड़े चेहरों की सीट का ऐलान कर दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर अमृतसर पूर्व से चुनावी मैदान में होंगे। आपसी मनमुटाव की खबरों के बावजूद इन दोनों ही नेताओं पर कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने का दारोमदार है। दोनों एकजुट होकर कांग्रेस के लिए कितना काम करेंगे, उसका नतीजा क्या आएगा, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि इन दोनों नेताओं के अपने ही क्षेत्र में जनता इनके बारे में क्या राय रखती है। सबसे पहले बात सिद्धू की सीट अमृतसर पूर्व की। चुनाव जीतने को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले सिद्धू साहब के लिए उनके क्षेत्र के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया दिख रही है। नवजोत सिंह सिद्धू तो है तो ठीक है, कहते ही बहुत कुछ है, लेकिन जो नशे का मुद्दा है पंजाब में वो किसी से हल नहीं होता। जो सभी लीडर आपको अपनी बातें बताते हैं, थोड़ा सा ड्रामा कर देते हैं, किसी को पकड़ ले कभी किसी को पकड़ ले, लेकिन मुद्दे पे नहीं जाते। अब की बार आम पार्टी को सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिद्धू जी बंदे तो बहुत अच्छे हैं, पर उनका ज्यादा बोलने वाला काम उनको खराब कर देगा, इसलिए माहौल आम आदमी पार्टी का बन रहा है, इनके हल्के का ही। इस बार उनका जीतना मुश्किल है, क्योंकि 5 साल तो आए नहीं इधर, कोई काम तो किया नहीं, कोई काम तो हुआ नहीं इधर। उन्होंने इस बार कोई काम नहीं किया इस हल्के से, और ना ही उनको इस बार इस सीट से लड़ना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि अभी तक इधर के एरिया की छोड़िए, जोड़ा फाटक में इतनी ट्रैफिक है, इतना गंद पड़ा हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने। बदलाव चाहते पर बदलाव आवे ते ऐसा झाड़ू वाले आउन। अमृतसर पूर्व के बाद अब सीएम चन्नी के क्षेत्र में वोटरों के मन को टटोलने की बारी थी। चरणजीत चन्नी ने कुछ काम तो किया नहीं यार, तो उसको कैसे हम समझे अच्छा है कि माड़ा है, उसको आप ही समझ सकते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से टिकट दी है, लगता है कि अब जीत पाएंगे? अब उसकी नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, तो फिर हाल कुछ उम्मीद है कि आम आदमी। देखिए चन्नी जी शुरू से स्ट्रांग रहे हैं और मरिंडा शहर हमारा ज़्यादातर कांग्रेसी शहर है ये, लेकिन फिर भी इस बार उन्हें काफ़ी टफ मुकाबला मिलेगा। आम आदमी पार्टी के तो डॉक्टर चरणजीत है, उनको भी टिकट अनाउंस हो चुकी है। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम किया है मतलब मोरिंडे के लिए, सो मुझे लगता है कि हाँ कि एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है उनमें कि हाँ वो जीतेंगे आगे। सर मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है कि वो आ भी सकते और आ भी नहीं सकते, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि कुछ काम तो ऐसे हैं जो बहुत सारे पेंडिंग भी हैं। जीत पाएंगे नहीं, जीत चुके हैं। वो टिकट लेने से ही पहले जीत चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने हलके का क्षेत्र का विकास ही इतना किया है, हर काम को उन्होंने बखूबी ढंग से निभाया है। यानी चन्नी के लिए भी चमकौर साहिब में मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। तो सवाल है कि जब कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं की लोकप्रियता खुद उनके ही क्षेत्र में कम होती दिख रही है, तो फिर पूरा पंजाब जीतने का सपना कैसे पूरा होगा? और इस बार तो आम आदमी पार्टी से भी कड़ा मुकाबला मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।